नमस्कार, मैं इंद्रायण स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल जाइरोबिज़ में। हमारे पिछले वीडियो में हमने करेंसी ट्रेडिंग के बारे में सीखा था, जिसमें हमने आईएनआर मतलब रूपी पेड करेंसी में ट्रेड कैसे होता है और उसके क्या स्पेसिफिकेशंस है, उसके बारे में जाना था और हमने क्रॉस करेंसी के बारे में भी सीखा था। और वीडियो के एंड में मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मतलब इस वाले वीडियो में हम इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, जो कोई भी कंट्री के करेंसी को अफेक्ट करते हैं। तो अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा नहीं अभी तक, तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करो और पिछला वाला वीडियो रेफर करो। इस वीडियो में हम फंडामेंटल फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, जो एक कंट्री के करेंसी के प्राइस को ऊपर या नीचे करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू की जाए। देखिए, करेंसी मार्केट भी एक नॉर्मल शेयर मार्केट जैसा ही अब कॉन्सेप्ट होता है। बेसिकली कोई भी कंट्री का जो करेंसी है वो डिमांड और सप्लाई पे चलता है। अगर उसका डिमांड बढ़ेगा तो वो करेंसी और स्ट्रांग होगा, और अगर डिमांड वीक रहेगा तो करेंसी भी वीक हो जाएगा। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जो एक कंट्री के करेंसी के प्राइस को ऊपर या नीचे करते हैं, मतलब प्राइस बढ़ाते हैं या कम करते हैं। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक कंट्री का जो करेंसी है वो स्ट्रांग होता है। उसमें से एक फैक्टर है, मतलब पहला फैक्टर है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट मतलब ब्याज दर्ज। मतलब वो सेंट्रल बैंक जो है उस कंट्री का, वो कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, ब्याज प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर कोई कंट्री का सेंट्रल बैंक काफी ज्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, एक अट्रैक्टिव इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है वो उस कंट्री के डेट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करता है ज्यादा इंटरेस्ट कमाने के लिए, और इसके वजह से वो कंट्री का जो करेंसी है उसका डिमांड बढ़ता है। सेकेंड पॉइंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। अब मान लीजिए कोई एक कंट्री है जिसका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्वेस्टर्स उस कंट्री के इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे और उसकी वजह से उस कंट्री का करेंसी का डिमांड बढ़ेगा। तो इसकी वजह से भी करेंसी स्ट्रांग होता है। तीसरा पॉइंट है टर्म्स ऑफ ट्रेड। अच्छा, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है? बेसिकली अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो एज कंपेयर टू इम्पोर्ट, तो इससे आपका इकोनॉमी काफी स्ट्रांग होगा, क्योंकि आपके पास फॉरेन करेंसी आएंगे। फॉरेन करेंसी आएंगे तो आपकी कंट्री का करेंसी जो है वो स्ट्रांग पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई फॉरेनर है या कोई फॉरेन कंपनी है जो आपकी कंट्री का प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है, तो आपको पेमेंट करेगा। वो पेमेंट करेगा कैसे? वो आपका करेंसी परचेस करेगा और अपना करेंसी देगा, और ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें आपकी करेंसी का डिमांड बढ़ेगा फॉरेनर्स के पास, और इससे आपका करेंसी स्ट्रांग होगा। एंड लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखिए, कोई भी कंट्री अगर ग्रो होता है, उसके पीछे एक मेजर रोल होता है गवर्नमेंट का। तो अगर गवर्नमेंट स्टेबल है, ग्रोइंग है, और वहां का पॉलिटिकल रोल या एनवायरनमेंट जो है वो काफी स्टेबल है, तो वो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देता है, पॉलिसीज को बूस्ट करता है और कंट्री को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो ये भी अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टर्स को, और फॉरेक्स इससे इन्फ्लो होता है, मतलब जो फॉरेन कंट्री का करेंसी है वो इन्फ्लो होता है और उस कंट्री का करेंसी का डिमांड बढ़ता है। तो ये भी एक स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ देता है उस कंट्री के करेंसी को। अभी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से कि कोई कंट्री का करेंसी वीक यानी कि कमजोर पड़ता है। उसमें से एक फैक्टर है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अभी देखिए, कोई कंट्री का महंगाई अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो चीजें क्या होगी, अनअफोर्डेबल हो जाएगी, मतलब लोग खरीद नहीं पाएंगे, बहुत दिक्कत होगी खरीदने में। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिम्बाब्वे का। अभी जिम्बाब्वे में साल 2000 में एक बहुत मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था। उसमें क्या हुआ था कि जिम्बाब्वे ने बहुत ज्यादा करेंसी प्रिंट कर दिया था अपने कंट्री का। वहां पे कॉन्गो वॉर हो रहा था, मतलब एक जंग हो रही थी जिसको फंड करने के लिए पैसों की जरूरत थी। तो इतना ज्यादा उन्होंने करेंसी प्रिंट कर दिया कि करेंसी का ओवर सप्लाई हो गया। तो ओवर सप्लाई होने की वजह से वहां पे इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। उस सिचुएशन को हाइपर इन्फ्लेशन का नाम दिया गया। सिचुएशन इतना खराब हो गया कि अगले 8 से 9 साल में वहां पे एक ब्रेड का पैकेट जो है वो 10 मिलियन जिम्बाब्वेन डॉलर के मुकाबले हो गया। तो वो बहुत ही अनरियलिस्टिक सिनारियो हो गया था, चीजें बहुत ही अनअफोर्डेबल हो गई थी, और अल्टीमेटली जिम्बाब्वेन डॉलर का कोई वैल्यू रहा ही नहीं, वर्थलेस हो गया। तो उन्होंने क्या अडॉप्ट किया? उन्होंने ये प्लान किया कि हम जिम्बाब्वेन डॉलर को डिच करते हैं और हम मेजर ट्रांजेक्शन के लिए यूएस डॉलर को अडॉप्ट करते हैं। तो इतना खराब सिचुएशन वहां पे हो गया था। तो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा इफेक्ट कर जाता है नेगेटिवली, वो कंट्री की करेंसी को इफेक्ट करता है। सेकेंड पॉइंट है डेट। डेट मतलब उधारी। अगर कोई कंट्री बहुत ज्यादा उधार लेता है तो इन्वेस्टर्स इसे नेगेटिवली देखते हैं, क्योंकि एक मेजर रोल रहता है, मेजर चांस रहता है कि वो कंट्री अगर ठीक से ग्रो नहीं कर पाया तो उसको डेट चुकाने में बहुत दिक्कत आएगी।
इसका एक क्लासिक केस है श्रीलंका। अभी हुआ क्या था कि 2013 में 2013 में चाइना ने एक अपना इनिशिएटिव शुरू किया था, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव क्या है, इसमें चाइना मिडल ईस्ट के साथ, सऊदी के साथ, ठीक है, और पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इंडिया को भी अप्रोच किया था, यूरोप, ऐसे कंट्रीज के साथ मिलके एक बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट उसने शुरू किया, जिसमें उनका एम ये है कि हम चाइना को जोड़ेंगे ये सब कंट्रीज के साथ बिजनेस रिलेशन बूस्ट करने के लिए, ट्रांजैक्शंस को और कम्युनिकेशन को, ट्रांसपोर्टेशन को और इजी करने के लिए। और इसमें अल्टीमेटली हुआ क्या कि जो गरीब देश है जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ये उसमें फंस गए क्योंकि वो डेट चुका ही नहीं पा रहे, क्योंकि चाइना ने फंडिंग किया पूरे प्रोजेक्ट का। अभी क्योंकि कंट्रीज लाइक श्रीलंका वो डेट चुका नहीं पा रहे, तो वहां पे मेजर इन्फ्लेशन सिचुएशन हो गया है, इतना कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लोग जाने लग गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है अगर आप बहुत ज्यादा डेट लेके काम करते हो, बहुत ज्यादा उधार लेके काम करते हो। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव सिचुएशन हो गया। पाकिस्तान का भी अगर आप सिचुएशन देखोगे तो साल 2018 से लेकर 2023 तक, अभी तक उनका जो करेंसी है उसका जो वैल्यू है वो 50% से गिर गया है, हाफ हो गया है। तो 140 रुपए का वैल्यू था एज कम्पेयर टू डॉलर पाकिस्तान की करेंसी का 2018 में, और वहां पे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, सिचुएशन बहुत ही खराब है। वो 140 रुपीज जो था डॉलर के कंपैरिजन में, अब जाके वो 2080 हो गया है, इतना खराब सिचुएशन है। सिमिलरली आप देखोगे नेपाल में भी सिचुएशन कुछ अलग नहीं है, वहां पे भी इन्फ्लेशन इश्यूज है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, एंड उसका भी एक मेजर रीजन है चाइना। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो है डेट के बाद वो है रिसेशन। रिसेशन मतलब नौकरियां जाना, लोगों के पास परचेसिंग पावर जो है वो कम हो जाना। अभी भी रिसेशन का सिचुएशन चल रहा है, यूएस में काफी सारे टेक कंपनीज के जो है ले ऑफ हुए हैं, इंडिया में टेक कंपनीज के ले ऑफ हो रहे हैं। जब रिसेशन होता है तब लोगों के पास खरीदने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, और इसके वजह से जो है वो कंट्री का जो करेंसी है वो वीक हो जाता है, क्योंकि अगर परचेसिंग पावर आपका कम हो गया तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट या इनफ्लो कम हो जाएगा, और उस वजह से उस कंट्री का जो करेंसी का डिमांड है वो कम हो जाता है। अब इतने सारे जो ट्रेड रिलेशंस है ग्लोबल लेवल पे, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, ये जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता है उसमें एक मेजर करेंसी का रोल प्ले है, वो है यूएस डॉलर। यूएस डॉलर डोमिनेंट करेंसी है। अभी ऐसा क्यों? देखिए, अगर आपको कोई भी ट्रेड रिलेशन बिल्ड करना है कोई भी फॉरेन कंट्री के साथ, तो अल्टीमेटली तो करेंसी एक्सचेंज होने ही वाला है। तो आप हमेशा ऐसा करेंसी एक्सचेंज करना चाहोगे जो करेंसी स्टेबल है, ऐसा करेंसी नहीं करना चाहोगे जिससे बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। और क्योंकि यूएस एक स्टेबल इकोनॉमी है, उसका जो करेंसी का वैल्यू है वो काफी स्टेबल रहता है, डेवलप्ड इकोनॉमी है, इसके लिए मैक्सिमम कंट्रीज या मैक्सिमम ट्रेड जो इंटरनेशनली सेटल होते हैं वो यूएस डॉलर में ही सेटल होते हैं। लेकिन क्योंकि यूएस को ये बात पता है कि कंट्रीज उन पर डिपेंडेंट है, तो कभी कभी यूएस इस चीज का गलत फायदा भी उठाता है। कैसे? अगर यूएस को किसी कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगाना है, सैंक्शन मतलब बैन लगाना है उसके ट्रेड रिलेशंस में, तो एक नोटिस इशू कर देता है कि आप इस कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशन नहीं रख सकते इस टाइम पीरियड के लिए, और अगर आप रखेंगे तो हम आपके ऊपर भी बैन लगा सकते हैं। और ये एक मेजर रीजन है कि कंट्रीज लाइक चाइना, रशिया, यूरोप और इंडिया भी, वेनेजुएला भी इस चीज से निकलना चाहता है, यूएस को डोमिनेंट करेंसी बनने नहीं देना चाहता यहां से आगे तक। तो इसमें चाइना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। चाइना ट्राई कर रहा है यूएस डॉलर को रिप्लेस करने के लिए। ये करने के लिए चाइना ने अपने सेंटर्स भी बनाए हैं फॉरेन लोकेशंस में, तो इससे कि उनके जो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन है वो स्मूथली हो जाए चाइनीज युआन के साथ, मतलब उनका जो करेंसी युआन उसमें ट्रेड रिलेशन हो, ऐसा उनका टारगेट है। इंडिया भी ट्राई कर रहा है ये करने का, बट इंडिया भी उस स्टेज पे नहीं है कि वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा हो, लेकिन चाइना बहुत एग्रेसिव है, लेकिन स्टिल यूएस डॉलर अभी भी डोमिनेंट करेंसी है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी प्लानिंग हो रहा है कि कैसे हम यूएस डॉलर को रिप्लेस कर सकते हैं, एज ग्लोबल करेंसी उसको हटा सकते हैं। इसी में अगर आप देखोगे तो लास्ट कुछ सालों में क्रिप्टो करेंसी भी आया है, बिटकॉइन आया है। तो बिटकॉइन का भी एक मेजर रोल रहा है कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करेंसी को रिप्लेस करके एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी रखने का,
जिससे कि कोई भी गवर्नमेंट मनमानी ना कर सके, डोमिनेट ना कर सके इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस पे। तो अगर ऐसा हो जाता है तो एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी रहेगा, जिसको कोई भी गवर्नमेंट अपनी मर्जी के हिसाब से प्रिंट नहीं कर सकता है, इन्फ्लेशन को कम या ज्यादा नहीं कर सकता है। ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन काफी प्रो क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट जो है वो इसको पुश करना चाहते हैं। तो देखिए ये सब फैक्टर्स है जिसकी वजह से कि कोई भी कंट्री का करेंसी जो है वो अप या डाउन होता है। आपको एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी बताऊं, 2016 में ब्रेक्सिट हुआ था। जिसको पता नहीं है, ब्रेक्सिट क्या एक सिचुएशन था जिसमें ब्रिटेन ने एग्जिट लिया था यूरोपियन यूनियन से, बोल के कि हम अलग होना चाहते हैं। अभी जब ब्रिटेन ने अनाउंस किया था, तब एक दिन में ब्रिटेन का जो करेंसी का वैल्यू है, मतलब पाउंड का वैल्यू एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर, एक दिन में वो 10% क्रैश हुआ था और आज तक वो फुल्ली रिकवर नहीं कर पाया है। तो ऐसी जब सिचुएशंस होते हैं तो कोई भी कंट्री का जो करेंसी है वो अप या डाउन होता है। तो बहुत सारे फंडामेंटल और पॉलिटिकल फैक्टर्स मैंने आपको बताया जिसकी वजह से कंट्री का करेंसी जो है वो अप या डाउन होता है। तो ये एक ब्रीफ समरी था आज की वीडियो में, बस इतना ही। आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें आपकी वीडियो कैसा लगा। आप अपने क्वेश्चंस भी डालें और ये भी बताएं कि आपको अगले वीडियो में कौन सा टॉपिक कवर करके चाहिए। हम ट्राई करेंगे कि हम उस टॉपिक पे एक वीडियो बना सकें। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखें। वापस मुलाकात होगी आपसे। धन्यवाद।